हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार पांडे एक बार फिर मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग झारखंड की ओर से आपके बीच में हूं। आज एक बार फिर मैं आपके साथ जीएस की कुछ बातों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी से अपनी शुरुआत की थी और इंडियन पॉलिटी के कुछ चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने मुख्य रूप से 3 चीज़ों को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा उसको समझा देना चाहूँगा ताकि अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो आप जरूर उसको देख लें। मैंने उसमें 3 चीज़ों को क्या बतलाया था। पहली चीज़ कि जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी का बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए सब्जेक्ट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। दूसरी बात जो मैंने उस वीडियो में समझाई थी वो ये कि आपको संघ और राज्य का ढांचा समझ में आना चाहिए। भारत का जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, वो 2 स्तरीय है, 2 स्तरों में बटा हुआ है, संघ और राज्य। तो वो ढांचा भी आपको समझ में आना चाहिए। जब आप उस ढांचे को समझकर इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ पाना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरी बात जो मैंने समझाई थी वो समझाई थी कि एक सही क्रम होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि अगर आप सही क्रम में नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए इंडियन पॉलिटी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जैसे अगर आप लोकसभा और राज्यसभा को समझे बिना आप सीधे मंत्रिपरिषद पढ़ने चले जाएंगे तो आपको मुश्किल होने लगेगा, क्योंकि जब फिर आप मंत्रिपरिषद में जाएंगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा के बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो मंत्री बनते हैं वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोकसभा और राज्यसभा अर्थात विधायिका को समझे बिना मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में इन्हीं 3 चीज़ों को, जो एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ था, उस पर मैंने फोकस किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें, जिसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने 3 चीज़ों को बतलाया था। बेसिक्स, दूसरा संघ और राज्य का ढांचा, और तीसरा मैंने जो बतलाया था वो था क्रम। और आज इस वीडियो के बाद आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जो डिस्कस करूंगा वो उस चीज को डिस्कस करूंगा जिसको बहुत सारे स्टूडेंट महसूस तो करते होंगे लेकिन फिर इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और इसके चलते होता क्या है कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उनको लगता है कि वो जो पढ़ कर आए थे और यहाँ जो दिया हुआ है उसमें बहुत फर्क है, वो समझ नहीं पाते प्रश्नों को, है ना। अक्सर स्टूडेंट बाहर निकलते तो वो इस बात को शिकायत करते हैं कि उसका लैंग्वेज बहुत टफ था, समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, क्या पूछा जा रहा है ये समझ में नहीं आया। तो आज का जो मैं वीडियो समझाने का आपको कोशिश करूंगा वो इसी बात पर फोकस है। वो बात है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटी। जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि लैंग्वेज का भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है इंडियन पॉलिटी में। तो मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी को पढ़ने में और समझने में। अगर भाषा पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपके लिए इस सब्जेक्ट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तौर पर इसलिए क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो विषय है वो थोड़ा तकनीकी विषय है। तकनीकी विषय मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टाइप का जो सब्जेक्ट है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसमें आप कुछ नई बातों को जोड़ नहीं सकते अपनी कल्पना से। इसमें जो है वो है, इसलिए क्योंकि आपको संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शंस है, आपको उसी को समझना है। तो इसीलिए यहां पर भाषा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मैंने 20-22 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में इस बात को महसूस किया है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं, सर समझ में ही नहीं आया कि जो शब्द पूछा गया था उस शब्द का मतलब क्या होता है। और इसीलिए मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो इस बात पर मैं बहुत फोकस करता हूं, स्टूडेंट्स को बार बार समझाता हूं कि आपको भाषा पर एक नियंत्रण होना चाहिए, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, ताकि जो लिखी गई बातें हैं किताब में या नोट्स में या जब आप
प्रश्न में जब वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको मैं एग्जाम्पल से वन बाय वन समझूंगा, लेकिन उसके पहले एक और बात समझ लेना है कि जो भाषा का इंपॉर्टेंस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हो जाता है जो हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनको तो एक ही वर्ड इंग्लिश का जानना है, वो इंग्लिश का जाने, उसी में वो समझ लें इसका मतलब क्या होता है, वो इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश में ही समझ लिए अपना। दिक्कत क्या होता है जब स्टूडेंट हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं। तो जब हिंदी माध्यम से आप तैयारी करेंगे तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप हिंदी बोलते तो हैं, आपको लगता है कि हिंदी आप जान रहे हैं, लेकिन कई ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के जिसका अर्थ आपको पता नहीं रहेगा, और जब अर्थ नहीं पता रहेगा तो आपके लिए समझ पाना, क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एक और बात ध्यान रखना पड़ता है कि आपको उन हिंदी के शब्दों का इंग्लिश अनुवाद भी, इंग्लिश वर्ड क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को ये समझाते रहता हूं कि जब आप हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपको दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती कि आपको जो शब्द हैं हिंदी के उसका अर्थ सही तरीके से समझ में आना चाहिए, और दूसरी चुनौती आपको उसके साथ ही समानांतर रूप से उन शब्दों के अंग्रेजी शब्द भी पता होना चाहिए। जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो उनको इस दोहरी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने फिर से कहा। अब मैं इसको एक और बात आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर यह भी समझना है कि मैं जब कह रहा हूं शब्द, तो शब्द और पद में अंतर, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग हिंदी में पद कहते हैं, जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, गणपूर्ति होता है। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी डिस्कस करूंगा कि अलग अलग जो संवैधानिक पद होते हैं या जो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए तरह के जो टर्म्स होते हैं, पद जिसको हम लोग हिंदी में कह रहे हैं, उसका भी अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, उसके भी इंग्लिश वर्ड क्या होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी इस वीडियो में, आज की वीडियो में, मैं सिर्फ फोकस करूंगा जनरल शब्दों पर। वो टेक्निकल टाइप के एक जनरल शब्द हैं, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, और अगर आपको वो पता ही नहीं कि उसका अर्थ क्या है तो आपको समझने में दिक्कत होगा। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, और आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि कई बार क्या होता है, आप इन शब्दों को इग्नोर करते हैं, आप इन शब्दों से एस्केप करते हैं, आपको लगता है कि इसके बिना भी काम चलाया जा सकता है, तो काम तो चल जाता है, सही बात है। जब आप छोटे लेवल की बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको वहां पर ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे, आपको वहां उसके बदले हल्के शब्द दे दिए जाते हैं, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है कि हाँ समझ में भी आ रहा है हमको। लेकिन होता फिर क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, और खास तौर पे स्टूडेंट्स जब आप यूपीएससी का सिविल सर्विस वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यूपीएससी कठिन शब्दों को उठाता है, जिसको जो आपको लग रहा है कठिन, वो शब्द ही वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। तो आप पढ़कर जाएंगे कुछ हल्के हल्के शब्दों को, वो हल्का शब्द वहां नहीं मिलेगा, वहां पर जिससे आप एस्केप कर गए थे पढ़ते समय, और तब वहां पर आपको दिक्कत महसूस होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हुए भी उसको नहीं बना पाते हैं क्योंकि आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज का मेरा ये जो वीडियो है वो इसी बात पर फोकस है कि आपको लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए दो तरीके से। एक, जो हिंदी शब्द है उसका सरल हिंदी में आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसका इंग्लिश वर्ड भी आना चाहिए। जब इन दो चीजों पर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझना इजी लगने लगेगा, और आप इंडियन पॉलिटी को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को ध्यान से सुन भी रहे होंगे और इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बतलाया था कि आपको मैं एक पैटर्न में लेके चलूंगा, तो जब आप एक पैटर्न में मेरे वीडियो 1 फिर आज मेरा वीडियो 2 है, इसको जब पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको एक सही तरीके से पढ़ने का तरीका डेवलप होता चला जाएगा और आप बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। अब आपको मैं कुछ उदाहरण से इसको समझाता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है भाषा का। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे सत्र के बारे में, जो बैठक होती है, सिटिंग होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको बैठक कहते हैं। जब आप पॉलिटिक्स बुक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्ड मिलेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा सत्र को
आहूत किया जाता है। वहां जो वर्ड यूज करता है ध्यान देंगे आप लोग, आहूत। क्वेश्चन दिया रहेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा सत्र को आहूत किया जाता है। फिर लिखा मिलेगा आपको कि राष्ट्रपति के द्वारा सत्र का अवसान किया जाता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर दो वर्ड मिल गए, आहूत और अवसान। अब आहूत और अवसान, अगर आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है आपको समझने में दिक्कत होने लगेगा। तो आपको यह समझना होगा कि आहूत का मतलब होता है बुलाना और अवसान का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त कर देना। ठीक है, एंड ऑफ द सेशन उसको बोलेंगे हम लोग अवसान, और बिगिनिंग बुलाना, उसको शुरुआत करना, टू कॉल द सेशन उसको बोला जाएगा आहूत करना। और जब इंग्लिश में आप इसके लिए टर्म्स देखते हैं तो इसको बोला जाता है समनिंग ऑफ द सेशन। समनिंग ऑफ द सेशन का मतलब क्या हो गया, सत्र को बुलाया जाना। तो बुलाए जाने को ही हिंदी में क्या बोला जा रहा है, आहूत करना। और जब आप सत्र को खत्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोला जा रहा है, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। इसका मतलब एंड ऑफ द सेशन, सत्र को खत्म कर देना। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है हिंदी में वो क्या, अवसान। तो अगर आप केवल ये पढ़ के जाएंगे कि सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो आप तो सही तरीके से पढ़ कर गए। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वहां पर आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कहीं पर भी ये शब्द मिलेगा ही नहीं कि सत्र को कौन बुलाता है। क्वेश्चन दे देगा कि सत्र को किसके द्वारा आहूत किया जाता है, सत्र का अवसान कौन करता है। और जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा हु समन्स द सेशन, हु प्रोरोग्स द सेशन। प्रोरोगेशन कौन करता है, समनिंग कौन करता है। तो अगर आपको शब्द जो है आहूत या शब्द जो है अवसान, अगर आपको उसका अर्थ ही नहीं पता है हिंदी में तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि आपको भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है कि सत्र को बुलाया जाना, सत्र को समाप्त करना, ये किसी भी पॉलिटी की बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो खास तौर पे जब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम आप देंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी मेरी बात, कि वहां पर कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि सत्र को कौन बुलाता है। वहां पर वो स्टेटमेंट बना देगा कि सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, या वहां पर स्टेटमेंट बना देगा कि सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा अवसान किया जाता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आहूत शब्द क्या है, अवसान शब्द क्या है। और साथ ही साथ जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसका इंग्लिश शब्द भी आपका ज्ञान उसको होना चाहिए, उस पर भी आपको नियंत्रण स्थापित करना है, उससे भागना नहीं है कभी भी। तो सत्र को आहूत करना को क्या बोलते हैं, समनिंग ऑफ द सेशन कहते हैं। सत्र का अवसान को क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ जहां मैंने दो शब्दों के माध्यम से आपको भाषा के महत्व को समझाने का कोशिश किया। अब मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और कुछ और एग्जाम्पल से, कुछ और उदाहरणों से मैं ये समझाने का कोशिश करता हूं कि कैसे भाषा को समझना, शब्दों को जानना आपके लिए जरूरी होता है। आप में से सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं जो भी स्टूडेंट इंडियन पॉलिटी की तैयारी करते हैं, आपने धन विधेयक के बारे में जरूर सुना होगा, मनी बिल। तो धन विधेयक, आप ये भी जानते होंगे कि धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 199 में भी धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, लेकिन वो राज्य के संदर्भ में है। 110 में जो परिभाषा दी गई है वो संघ के संदर्भ में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, संघ राज्य का ढांचा वो यहां भी दिखता है, यहां पर भी रिफ्लेक्ट होता है। खैर, वो एक अलग चीज है। अनुच्छेद 110 को ही भी हम लोग पकड़ कर चलते हैं। तो जब अनुच्छेद 110 में आप देखेंगे कि धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स बतलाए गए हैं और बोला गया है कि कोई विधेयक में जब ये सारी बातें मिलती हैं तो उसको धन विधेयक कहा जा सकता है। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूं। उसमें बोला गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है अगर उस विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी कर का अधिरोपण किया जाए या किसी कर का उत्सादन कर दिया जाए, उत्पादन नहीं, उत्सादन कर दिया जाए, या किसी कर का परिहार कर दिया जाए, या किसी कर में परिवर्तन कर दिया जाए, या किसी कर का कुछ विनियमन कर दिया जाए।
अब देखिए इसमें जो शब्द आए, क्या क्या आ गया। शब्द आपको आया परिहार, सॉरी, शब्द आपको आया अधिरोपण, शब्द आपको आया उत्सादन, शब्द आपको आया परिहार, शब्द आपको आया उसका विनियमन, शब्द आपको आया परिवर्तन। तो जब ये शब्द हिंदी के आपको आ रहे हैं तो आपको अगर इसका अर्थ ही नहीं पता है तो आपके लिए समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब लिखा हुआ है कर का अधिरोपण, तो अधिरोपण का मतलब क्या होता है। तो अधिरोपण का मतलब होता है लगाया जाना, इसका मतलब किसी टैक्स को लगाया जाना। या अगर ये लिखा हुआ है कि कर का उत्सादन, तो उत्सादन का मतलब क्या होता है। उत्सादन का मतलब होता है खत्म कर देना, एबोलिश। इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है एबोलिश, खत्म कर देना। कई लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट लोग जिनको ये समझ में नहीं आ पाता, वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको उत्सादन और उत्पादन एक ही लगने लगता है, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। तो कर का अधिरोपण अर्थात कर को लगाया जाना, या कर का उत्सादन अर्थात कर को समाप्त करना, या कर का परिहार। तो परिहार का मतलब क्या होता है। परिहार का मतलब होता है उसकी मात्रा को कम कर देना। जब भी बोला जाएगा परिहार, तो परिहार का मतलब होता है उसकी मात्रा को थोड़ा सब्सिडाइज कर देना, कम कर देना। या फिर क्या बोलता है, किसी कर में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर देना, मतलब बढ़ा देना, घटा देना, या कुछ और व्यवस्थाओं को बदल देना। और क्या बोलता है, या कर का विनियमन। विनियमन का मतलब उसके बारे में कुछ नियम वगैरह बनाना कि कैसे पेमेंट उसका होगा, कब होगा, किस तरीके से देना है, ये सब चीज। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि किसी विधेयक को धन विधेयक कब कहा जा रहा है, उसमें देखिए क्या क्या शब्द आ रहा है। जब उस विधेयक के द्वारा किसी कर का अधिरोपण किया जा रहा है, या कर का उत्सादन किया जा रहा है, या कर का परिहार किया जा रहा है, या कर का परिवर्तन किया जा रहा है, या कर के बारे में विनियमन किया जा रहा है। अब जब इतने शब्द हैं 4-5 जो आपको दिखे, अगर आपको इन हिंदी शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझ पाना। इसलिए आपको हिंदी शब्दों का सरल हिंदी में अर्थ समझ में आना चाहिए। पहली बात, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अधिरोपण का मतलब होता है लगाया जाना। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इम्पोजिशन कहते हैं, इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स। तो आपको साथ साथ में पैरेलल, जैसा कि मैंने बताया था, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप एक तरफ समझेंगे उसको सरल तरीके से कि भाई कर का अधिरोपण का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। हिंदी में उसको सरल हिंदी में हम लोग क्या समझेंगे, किसी कर को लगाया जाना। जैसे भी कुछ वर्षों से जीएसटी लग गया, पहले जीएसटी नहीं था, तो कर का अधिरोपण हुआ वो। या कर का उत्सादन, तो उत्सादन का मतलब क्या होता है, एबोलिश, टू एबोलिश एनी टैक्स, मतलब टैक्स को खत्म कर देना, समाप्त कर देना, जो पहले से कर था उसको हटा देना। या मैंने क्या बताया कि कर के बारे में क्या करना, कर का परिहार कर देना। परिहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमिशन, रिमिशन ऑफ टैक्स। तो रिमिशन ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, जब भी बोलेंगे परिहार मतलब उसकी मात्रा को कम कर देना। मतलब अगर मान लीजिए कोई टैक्स 20% लिया जा रहा है, उसको घटाकर 10% कर दिया गया, तो इसको क्या बोला जाएगा कि परिहार किया गया। या परिवर्तन, कर में परिवर्तन मतलब अल्टरेशन इन टैक्स। तो अल्टरेशन इन टैक्स का मतलब क्या हो गया। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको परिहार और परिवर्तन एक ही लगता है, तो इन दोनों में बड़ा माइक्रो डिफरेंस उसको समझना है। जब हम बोलते हैं परिहार, तो परिहार का मतलब होता है कम कर देना, लेकिन जब हम बोलते हैं परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब कम करना नहीं होता। परिवर्तन का मतलब एनी टाइप ऑफ चेंज, इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या कुछ और व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। या फिर टैक्स का, कर का विनियमन। विनियमन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस ऑफ टैक्स। तो रेगुलेशन ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में कुछ नियमों का विकास करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपको हिंदी के ये शब्द नहीं पता होंगे और आप हिंदी के बुक को पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी का कोई भी बुक उठाएं और आप उसको पढ़ना शुरू किए, तो वहां पर क्वेश्चन भी पूछता है। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके देखेंगे तो 2018 में या उसके पहले भी आप देखेंगे, डायरेक्ट वो परिभाषा से क्वेश्चन पूछ देता है। जो धन विधेयक की परिभाषा बतलाई गई अनुच्छेद 110 में, उसको वो उठाकर लिख देता है क्वेश्चन में और बतलाता है कि, पूछता है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो अगर आपको भाषा पर ही नियंत्रण नहीं है तो आपके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा ये आपको बार बार ये सुझाव रहेगा, सजेशन रहेगा कि
इंडियन पॉलिटी पढ़ते समय ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, आपको इसके भाषा को समझना है। और जब एक बार आप इसके भाषा को समझने लगेंगे तो आपके लिए बुक पढ़ना भी आसान हो जाएगा और चीजों को समझना भी आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, आपके लिए चीजों को समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप किसी हल्के बुक को पढ़कर जाएंगे, स्केप करेंगे यहां से कि छोड़ो ये टफ लैंग्वेज, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, स्केप कर जाएंगे, किसी हल्के फुल्के बुक से पढ़ के जाएंगे तो वहां पे जरूर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसी कर को लगाना या किसी कर को हटा देना या किसी कर को कम कर देना, लेकिन इससे आपका काम नहीं होगा। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे वहां, क्योंकि वहां पर ये शब्द मिलेंगे ही नहीं। वहां मिलेगा क्या? किसी कर का अधिरोपण, किसी कर का उत्सादन, किसी कर का विनियमन। तो आपको ये शब्द से स्केप नहीं करना है, आपको इन शब्दों को समझना है कि आखिर ये शब्द क्या है। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने जरूर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जब आप क्षमादान की शक्तियों को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 72 में 72 में मिलता है। और राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत कई विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी की बुक को तो उसमें मिलेगा आपको कि राष्ट्रपति किसी मामले में पूर्ण क्षमादान दे सकते हैं, या प्रतिलंबन का उपयोग कर सकते हैं, या परिहार कर सकते हैं, या लघुकरण कर सकते हैं, या विराम कर सकते हैं। अब जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो अगर आपको यह शब्द ही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। पूर्ण क्षमादान का मतलब क्या हो गया? पार्डनिंग, पूरी तरह से पार्डन कर देना, मतलब माफ कर देना। अर्थात जिस व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है, दंड दिया गया है, उसको दोष मुक्त कर देना, और जब वो दोष मुक्त हो गया तो सारे दंड से भी वो मुक्त हो गया। इसको बोला जाता पूरी तरह से माफ कर देना, पूर्ण क्षमादान। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति क्या करते हैं, कभी कभी राष्ट्रपति किसी मामले पर विचार करने के लिए जब उनको थोड़ा और समय का जरूरत होता है तो वो किसी दंड पर जो हो सकता है आने वाले समय में, जैसे किसी को फांसी दिया जाना है, उस पर वो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा देते हैं। अस्थायी, ध्यान देंगे, मतलब टेम्परेरी। तो जब अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है उसी को कहा जाता है प्रतिलंबन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्राइव। तो जब राष्ट्रपति रिप्राइव को यूज किए, इसका मतलब उन्होंने दंड पर, जो पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, जो सेंटेंस है, उस पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दिया। लेकिन फिर यहां पर भी देखिए परिहार आ गया, जो अभी मैंने बतलाया था कि राष्ट्रपति किसी दंड में परिहार भी कर सकते हैं। और अभी मैंने क्या समझाया कि परिहार का मतलब क्या होता है? कम करना। तो अगर आप पहले से समझे हुए तो आप समझ जाएंगे यहां पर कि जब परिहार राष्ट्रपति कर रहे हैं, इसका मतलब वो दंड को कम कर देते हैं। जैसे अगर किसी को 20 वर्ष की सजा हो गई है, घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया, इसको परिहार बोला जाता है। और एक और क्या होता है? लघुकरण। तो लघुकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्यूटेशन। तो लघुकरण का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति दंड के नेचर को ही चेंज कर देते हैं। नेचर को चेंज कर देते हैं। नेचर को चेंज करना मतलब अगर किसी को फांसी हुई है तो उसको वो उम्र कैद में बदल देंगे, तो नेचर ही चेंज हो गया। तो जब नेचर ही चेंज हो गया तब इसको क्या बोला जाएगा? इसको लघुकरण बोला जाएगा। और इससे आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति विराम का भी उपयोग कर सकते हैं। विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पाइट कहते हैं। तो रिस्पाइट का मतलब क्या हुआ कि किसी विशेष कारण को, किसी विशेष तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे किसी महिला का गर्भवती होना, या किसी कैदी का पागल हो जाना, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाना, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? दंड में बदलाव कर सकते हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको क्षमादान का मतलब ही नहीं पता है, जब आपको लघुकरण का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको परिहार का मतलब या विराम का मतलब या प्रतिलंबन का मतलब अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, उसका इंग्लिश वर्ड आपको नहीं पता सही, तो आपके लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बार बार कहा कि आपको इन शब्दों का, जो जनरल शब्द है, इन शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल में अगर आपको बतलाऊं तो आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, आप जब पॉलिटी की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा निरसन या निरसित लिखा रहेगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो पूछने आते हैं कि सर इसका मतलब क्या है।
तो निर्सित का मतलब, जैसे अगर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 एक चा, वहां लिखा रहेगा निर्सित। तो निर्सित का मतलब डिलीटेड, मतलब अब इसको खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि उसको वहां से हटा दिया गया। तो कई ऐसे अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की बुक में, वहां पर ये वर्ड मिलेगा निरसन। तो आपको निरसन का मतलब समझ में आना चाहिए। कई बार आप जब आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि कोई भी नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। तो राज्य क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटरी, वो आपको समझ में आना चाहिए कि राज्य क्षेत्र का मतलब वो पूरा अधिकार क्षेत्र जहां तक का भारत है, जहां तक भारत को माना जाता है कि यहां तक भारत है, तो उसको पूरा भारत का राज्य क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे शब्द जो आपको पॉलिटी पढ़ते समय जब आपको मिलते हैं तो आपको उसका सामान्य हिंदी में भी अर्थ समझ में आना चाहिए, साथ ही साथ आपको इंग्लिश के भी बारे में उसको समझ में आना चाहिए। जैसे एक और बड़ा कॉमन वर्ड होता है जिसको लेकर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं, जब आप धन विधेयक को ही पढ़ेंगे, उसी की परिभाषा में आपको बतलाऊं तो वहां पर लिखा रहता है कि संचित निधि या आकस्मिक निधि में जो धन जमा होता है उसकी अभिरक्षा। अब अभिरक्षा के लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो कस्टडी होता है। तो अभिरक्षा का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अभिरक्षा का मतलब उसको प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित रखना, ताकि उस धन का दुरुपयोग ना हो सके। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे छोटी छोटी बातों पर तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत कई शब्द होते हैं हिंदी के खास तौर पे जिसका अर्थ समझ पाना एक चुनौती होती है, और अगर आप उस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए पॉलिटी को भली भांति और सही तरीके से, सहज तरीके से समझ पाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं कि इन शब्दों को आप दो तरीके से समझें। एक, हिंदी के जो कठिन शब्द हैं उसका सरल हिंदी में अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको निश्चित तौर पर उसका इंग्लिश शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या करता है कि वो क्वेश्चन भी बनाता है तो वहां पर वो इंग्लिश वर्ड को ही देवनागरी लिपि में लिख देता है। जैसे सत्र को सेशन कहते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो सत्र लिखेगा ही नहीं, वो सेशन ही लिख देगा, इस इंग्लिश वर्ड को वो हिंदी में लिख देगा। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है। इससे स्केप नहीं करना, भागना नहीं है। जितना भागेंगे उतना आपके लिए वो कठिन होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया इस वीडियो में कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए एडवांटेज होता है, उनको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो इंग्लिश शब्द ही पढ़ रहे हैं और उसको इंग्लिश में ही उसको समझ ले रहे हैं, तो इसीलिए उनको हिंदी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको ये दोहरी चुनौती होती है कि हिंदी के शब्द इतने कठिन होते हैं कई बार कि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो आपको उसके सरल शब्दों को समझना है। जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि आहूत का मतलब बुलाना होता है, उत्साधन का मतलब खत्म करना होता है। जब आप पढ़ेंगे राज्य की विधायिका, वहां पर आप विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि विधान परिषद का सृजन, सृजन का मतलब क्रिएशन, और विधान परिषद का उत्साधन, ये दोनों ही काम संसद करती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सृजन का मतलब बनाना और उत्साधन का मतलब समाप्त करना। तो जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विधान परिषद को बनाता भी संसद है और उसको खत्म भी कौन कर सकता है, संसद ही कर सकता है। तो जब आप शब्दों को जान के रखेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बुक में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शिकायत करते रहते हैं कुछ खास बुक के बारे में कि ये बुक बहुत टफ है, इसका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है। तो मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि उसका लैंग्वेज टफ नहीं है, आप उस अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं जिस लेवल में जाकर उस बुक को लिखा गया है। इसलिए अपने नॉलेज के लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, ना कि शिकायत कीजिए कि वो बुक टफ है। क्योंकि मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि कुछ खास बुक है, वहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, वो उस लैंग्वेज को फॉलो करता है यूपीएससी। तो जब आप सोचते हैं कि एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ता है, आपको अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को आपको देखना है। ये जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि आपको हड़बड़ा कर सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इन चीजों पर ही डिस्कस किया था। आज भी मैंने एक शब्द, एक चीज को चुना, वो है भाषा, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको दिक्कत महसूस होता है पढ़ते समय कि बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वो इसको एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में समझ नहीं पाते कि ये भी एक मुद्दा है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी भाषा को समृद्ध करना चाहिए। मैं जब क्लासरूम में अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बार बार उनको समझाता हूं
कि आप बुक पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप अच्छे साहित्य को पढ़िए, अच्छे अच्छे लेखकों के बुक को पढ़ें। इससे आपकी भाषा समृद्ध होगी, और जब आपकी भाषा समृद्ध होगी तो आपके लिए चीज़ों को समझ पाना आसान होगा। साथ ही साथ मैं उनको हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि आप सिर्फ हिंदी पर ध्यान नहीं दें, आप उसके इंग्लिश वर्ड को भी पैरेलल तरीके से समझते जाइए। इससे ओवरऑल आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि कई बार ये देखेंगे, आप जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन पेपर में ऊपर में लिखा रहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इंग्लिश को ही मान्यता दी जाती है। तो अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से भी आपको हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश ज्ञान भी होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज मैंने जो भाषा के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया है वो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नए एंगल से चीज़ों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। शायद आप इस पर उतना ध्यान नहीं देते होंगे, आज मैंने ध्यान दिलाने की कोशिश किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब अब यहाँ से अब अगली बार जब आप कोई बुक खोलेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो आप निश्चित तौर पर इन शब्दों पर ध्यान देंगे, उन शब्दों के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी बहुत आसान लगने लगेगा, और आपको फिर लगेगा कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और आपका नियंत्रण भी ज़्यादा हो जाएगा। आप उसके सरल शब्दों को जान पाएंगे, आप उसके इंग्लिश वर्ड को जान पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आपको यह लगेगा कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं और हम सॉल्व कर सकते क्वेश्चन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो मेरा बहुत ही मदद करेगा। ये आपके लिए एक ऐसी स्थिति में आपको लाएगा जहाँ से आपको लगेगा कि हम तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के सब बीच में, अपने परिचितों के बीच में आप इसको ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतलाएं कि किस तरीके से ये वीडियो है जिसको आप देखकर आप समझ पा रहे हैं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप निश्चित तौर पर मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग झारखंड के ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन करें। यहाँ रेगुलर बेसिस पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि ऑफलाइन क्लास का कोई विकल्प ऑनलाइन नहीं होता है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ऑनलाइन के माध्यम से कई स्टूडेंट्स के साथ मैं अभी कनेक्ट हो पाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन में जब आप होते हैं तो ऑफलाइन का अपना एक अलग एक मज़ा है। वहाँ एक क्लासरूम होता है, स्टूडेंट और छात्र सभी लोग, स्टूडेंट और टीचर एक साथ बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, एक गेट टुगेदर होता है, एक जो आई कांटेक्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेघा में जो ऑफलाइन क्लासेस हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। अदरवाइज हमारे वीडियो लगातार रेगुलरली आते रहेंगे, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इससे भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ से आपके लिए आना पॉसिबल नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आएंगे और आप इसको लगातार देखेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।